रत्नाकर सिंह जी, एक बड़ा व्यवहारिक और बड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि अगर कांग्रेस की कहीं सरकार है और उसको आम आदमी पार्टी दिसंबर में भ्रष्ट और चोर बताएगी मंच से, क्या तो जनवरी में दूसरी रैली करने जाएंगे जब INDIA वाली, उसमें ये कैसे कहेंगे और कहीं भी दे तो भरोसा कैसे होगा कि नहीं अब ये ईमानदार लोग हैं? भाई नवंबर में जो भ्रष्ट था वो जनवरी में ईमानदार कैसे हो जाएगा? उसके लिए कुछ टाइम, हम जानते हैं राजनीति में कला मंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम चाहिए होता, बफर टाइम। जी अमिताभ जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। पहली चीज की देखिए, राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से लोकसभा में वही वोटर जो है किसी दूसरे गठबंधन को वोट देता है, और जब भी विधानसभा का जब भी चुनाव होता है तो दूसरे पार्टी को वोट देता है। इसका मैं उदाहरण पेश कर देता हूं आपको, महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूं आपको। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो NDA गठबंधन को भारी जो है सीटें मिली थी, बहुत ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं पे जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो आपने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है बनी थी। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो वोटर है वो आज इतना समझदार हो चुका है कि उसको लोकल मुद्दों पे किनको चुनना है और केंद्रीय मुद्दों पे जो है देश के हित के मुद्दों पे किस पार्टी को चुनना है, आज वोटर इतना समझदार हो चुका है। और आरोप हमारे ऊपर लगाने से पहले आप पिछला अगर उदाहरण भी दे दे, मैं देने की बता दूं आपको, यही भारतीय जनता पार्टी है, हेमंत बिस्वा को भ्रष्टाचारी कहती है और तमाम घोटालों में आरोपी बनाती है, लेकिन जब भी पार्टी में अब शामिल करके उनको खुद ही मुख्यमंत्री बना देती है। तो जनता सब जानती है और देखती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो NPP के खिलाफ चुनाव लड़ती है, उसको भ्रष्टाचारी बनाती है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो NPP के साथ मिलकर के सरकार बना लेती है। तो जनता आज के समय में ये जो है अच्छे तरह से जानती है। ये सब चलता है, भ्रष्टाचारी पर सदाचारी, कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। नहीं, ये जनता समझदार है। मैं समझ गया भैया, समझ गया मैं समझ गया। अब निश्चित हो गया। अब अगर अरविंद जी ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल भ्रष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप 85% वाली भी बात कहे आप जी, उसको भी जरा मैं बता देना चाहता हूँ जी। और जरा प्रधानमंत्री जी की भी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि 85% जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, उनका NDA गठबंधन में, और हमारे यहाँ लगभग सारे लोग जो है समान है, ये कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र किसके पार्टी में जिंदा है। क्या वो 15% तर्क नहीं चलेगा यहाँ, वो सुनिए तो सुन लीजिए, तर्क ठीक नहीं है यहाँ, एप्रोप्रिएट नहीं है तर्क। नहीं, वो 15% लोग क्या कोई निर्णय ले सकते हैं पार्टी वो गठबंधन के हित में? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां मिल करके और क्या हित, देश हित में रहेगा उसके लिए निर्णय ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न नियत है इनके पार्टी में, न नीति है। घमंड किसका दिख रहा है भाई आज के डेट में? घमंड भैया, ठीक है रत्नाकर बाबू, ठीक है, इनका दिखता है, ठीक है। ये मैंने ठीक, अब रुकना होगा। मैंने जो बात कही, जिस पर रत्नाकर भाई ने दबाव दिया, मैं उस पर एक बात स्पष्टीकरण दे दूं। लोकतंत्र और जनतंत्र और तानाशाही का मसला नहीं कहा था मैंने बड़ा गणितीय बात कही थी। क्या इंडिया में के NDA के पास जितने लोकसभा के MP हैं इस वक्त, उसमें 85% बिलोंग्स टू BJP, राइट? लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र और फलातंत्र, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं तो। कांग्रेस के पास अपने 44 हैं कुल 176 में, कुल इंडिया के पास 176, उसमें कांग्रेस के पास केवल 44 है। इसलिए मैंने ये बात कही, उसको दूसरी तरफ डेविएट नहीं करो, फिर तो वो विषय बदल जाता है। मैं रामायण की उदाहरण दे रहा हूं, आप महाभारत का जवाब दे रहे हो। ये नहीं करो मित्र, कम से कम ना, ठीक बात ये नहीं। अनीता जी, क्या इतना सरल है? मैं मान लूं रत्नाकर जी की बात या लतीफ भाई की बात, अगर साल 1.5 साल तक का टाइम हो कि कुछ जनता भूल जाएगी, कुछ कह देंगे, अरे बोल दिया होगा यार ऐसा, लेकिन ये तो महीने भर के ऊपर चुनाव है। क्या विधानसभा का निपटेगा, उनका झोला झंगड़ समेटेगा और लोकसभा का टेंट लगना शुरू हो जाएगा।
तो जब एक में सोमवार को चोर बता के जाएंगे तो मंगल को भाई साहब कैसे बोल देंगे? अब बोल भी देंगे तो जनता कैसे मान लेगी? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं इतना समझदार हूं, अगर 2 साल का अंतर होता चल जाता। देखिए अमिताभ जी, यहाँ इस गठबंधन की मैं बात करूं तो जहाँ शब्दों का खेल शुरू होगा, ये विधानसभा के इलेक्शन में इनके शब्दों का जो खेल शुरू होगा, उस खेल में ये गठबंधन में गिठाने पड़ना शुरू हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं कि ये लोग यहाँ अभी विधानसभा के इलेक्शन में ये एक दूसरे को भ्रष्ट बता देंगे, लेकिन फिर क्या वो भ्रष्ट बताने के बाद उस बात को ये किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। तो इसको एक्सप्लेन करने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब आप इतने सारे लोग सब एक दूसरे को भ्रष्ट बताने के बाद आप कहेंगे नई लोकसभा में हम एक है, वो तो यही लड़ लेंगे। ये गठबंधन नहीं चलने वाला है। देखिए, आज सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री जी जो इस देश को इतने अच्छे से चला रहे हैं, ये उनसे कंपटीशन की बात करते हैं। चलिए कंपटीशन करिए, लेकिन क्या आप एक हो पाएंगे? आपकी शब्दों की लड़ाई आपके इस गठबंधन को पूरी तरह से तोड़ देगी और गिठाने पड़ेंगी, इसलिए गठबंधन नहीं चल पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जी लतीफ साहब, लोकसभा हम एक हाइपोथेटिकल सीन विजुलाइज करते हैं, ठीक? लोकसभा का चुनाव का नगाड़ा बच गया है, जयपुर में एक मंच बनाया गया बड़ा सा, क्या इंडिया का, समझिएगा। उसमें अशोक गहलोत रहेंगे ही रहेंगे, उनके बिना तो मंच बनेगा नहीं जयपुर का, ठीक? और केजरीवाल जी भी गए, मान लीजिए। क्या 1 महीना पहले केजरीवाल जी जयपुर में बोल के आए हुए होंगे कि नालायक मुख्यमंत्री है, क्या? वो बगल में बैठे होंगे, फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाएंगे, क्या? 1 महीना पहले बोल के आए हुए भ्रष्ट सरकार, नालायक मुख्यमंत्री। इतनी जल्दी तो फिर थोड़ा आपको नहीं लगता थोड़ा मसला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, कूलिंग पीरियड नहीं मिलेगा। जी एक मिनट में आपके इस सवाल का जवाब दूंगा जी। बस मुझे 1 मिनट पूरा बोलने दें। जी 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 बिल्कुल भाई जी। जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव होगा और जो लोकसभा का चुनाव प्रचार आएगा, उसमें कम से कम 1-2 महीने का तो अंतर होगा। मैं आपको आपके तर्क पे ही जवाब दे रहा हूं। जी हाँ। आपको मैं वही मध्य प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वहीं का मैं याद दिलाना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने एनसीपी के नेता अजीत पवार के 70,000 करोड़ के घोटाले का पकड़ लिया था। 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार को पकड़ लिया था नरेंद्र मोदी जी ने। और हमको तो ये लग रहा था कि अजीत पवार सुबह जो है वो जेल के अंदर होंगे, ईडी सीबीआई छापे करेगी, लेकिन नजारा कुछ दूसरा था। रात भर के अंदर अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक जी। तो यहां तो 2 महीने का अंतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम पार्टियों का विलय नहीं होने जा रहे हैं। हमको पता है कि समाजवादी पार्टी की अपनी एक सेट विचारधारा, एक सेट आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी का अपना तौर तरीका है, लेकिन हम अगर साथ आ रहे हैं तो कुछ कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ आ रहे हैं। वो एजेंडा ये है कि आज देश महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रहा है। मान लेता हूं कांग्रेस पार्टी ने चोरी बेईमानी की होगी, मान लेता हूं आम आदमी पार्टी चोरी बेईमानी कर रही है, मान सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कोई गड़बड़ घोटाला किया होगा, लेकिन आज जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो देश के वजूद को खतरे में डाल रहा है। आज पूरी संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार कर दिया गया है। लतीफ भाई आप आगे ठीक है, ठीक है, आपने बात साथ आ रहे हैं, इसके लिए हमने गठबंधन बनाया है। अच्छी, बिल्कुल अच्छी बात है। राघवेंद्र जी वो कह रहे कि भाई मान भी लें कि चोरी चपाड़ी चली है क्या, लेकिन अब देश को बचाना इसलिए साथ आना है। और जितनी भी पार्टियां हैं जहां से भी वक्तव्य आ रहे हैं, अभी नरेश उत्तम पटेल ने एक वक्तव्य उस कल परसों कहा था कि भाई अखिलेश जी देश का नेतृत्व करेंगे। अब ललन सिंह ने कहा कि बिहार में बहुत हो लिया नीतीश बाबू का नेतृत्व, अब देश में नेतृत्व करना है उनको। ममता जी और सब लोग, देश में तो कुर्सी एक है और हर नेता को अब राज्य में नेतृत्व नहीं करना, देश में नेतृत्व करना है। उसके सिपाही अभी चिल्ला रहे हैं। तो मैं समझना ये चाह रहा हूं कि भैया ये देश बचाने की लड़ाई जो है, ये
विपक्ष ने जो कहा भाई, जो एक नैरेटिव सेट किया है कि विधानसभा की ओर मत देखो, वो पिक्चर खत्म हो गई, उसकी टिकट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, हॉल खाली, दूसरी बुकिंग शुरू हो गई। अभी 16 चल रही थी, अब पाकीजा चलेगी क्या? अब पाकीजा की स्टोरी बात करो, इसमें आपको क्या दिक्कत है राघवन जी? हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक कहावत है, जिसे विधाता दारुण देख दे ताकि मत पहले हर रही। इसमें कुछ शब्द हमें लग रहा कुछ हम दाएं बाएं कर गए हैं जी। नहीं ठीक है, अर्थ आ गया, लेकिन वास्तविकता यही है जी, वास्तविकता यही है। जिसको ईश्वर कष्ट देना चाहता है तो उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर लेता है। भाई ये बताइए, मैं ज्यादा टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं। जैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें प्रत्याशी के एक बार केजरीवाल जी तारीफ करेंगे जाकर, कांग्रेस की बुराई करेंगे जाके। और चलिए ठीक है, 2 महीने का अंतर आप तो कह रहे हैं, चलिए ठीक है, उसमें तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत जनता के दिमाग में धूल गर्दा आ जाए। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाते हैं, इसकी हमें लग रहा है गुंजाइश बहुत ज्यादा बनती जा रही है। उस समय कैसे इनका प्रैक्टिस मैच होगा? नहीं, मैं समझ गया राजेंद्र जी आप क्या कह रहे हो, जवाब दे दीजिए पहले। अरविंद केजरीवाल और अशोक गहलोत के बीच में क्या बात होगी, इसका जवाब तो हम दे लेंगे। आप पहले ये बता दीजिए कि अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त थे, उनको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आपको अभी पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। अरे हम तो सोच रहे थे कि अजीत पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जेल के अंदर जाएंगे। ईडी और सीबीआई ने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रखा है, सबको तबाह करके रखा है। अजीत पवार भी नहीं बचने वाले। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। अरे उसका जवाब दे दीजिए, आप बताइए, आप बता दीजिए कि भ्रष्टाचार, अरे आपका तो भ्रष्टाचार जो आप घबराहट राघवेंद्र की समझ में आ रही है कि जो ये मोदी अदानी महाघोटाला था, जो देश का नहीं बल्कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, वो पकड़ में आ गया है। आप जेपीसी से एक मिनट दोनों लोग रुकिए, भाई रुकिए, लतीफ भाई रुकिए, राघवन भाई रुकिए, एक मिनट जनता के सामने। ठीक, अब इमरान भाई अभी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, राघवेंद्र बाबू एक मिनट रुकिए।